हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम भूगोल का चैप्टर 5 यानी कि हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। और आज के इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, यानी कि हमारी पृथ्वी के जितने भी परिमंडल हैं उनके बारे में आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ से स्टार्टिंग की पहली लाइन से हम देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। ये सारी बात हम जानते हैं। मानव यहाँ क्यों जीवित रह सकता है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, भूमि है, जल है और हवा। ये तीन चीज़ें हैं जिनकी वजह से मानव यहाँ जीवित रह सकता है। अब पृथ्वी की सतह क्या है? ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कौन से हैं वो तीन महत्वपूर्ण घटक? आइए जानते हैं। तो देखिए, पहला है भूमंडल। अब भूमंडल क्या होता है? तो पृथ्वी का वो ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं। दूसरा है वायुमंडल। तो गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं वो वायुमंडल है। और तीसरा है जलमंडल। ठीक है, जलमंडल में क्या है? जो पृथ्वी का वो भाग जहाँ पर जल पाया जाता है। और जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं होती हैं, जिसमें बर्फ़ भी है, जल भी है, जल वाष्प भी है। ठीक है, तो पृथ्वी के तीन महत्वपूर्ण घटक होते हैं। पहला होता है भूमंडल, दूसरा होता है वायुमंडल और तीसरा होता है जलमंडल। भूमंडल क्या है? पृथ्वी का ठोस भाग। वायुमंडल क्या है? जितनी भी गैसें हैं जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। और जलमंडल में जल। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जीवमंडल। अब ये जीवमंडल क्या है? तो जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं और यहाँ पर जीवन पाया जाता है। यानी कि जब पृथ्वी के तीनों मंडल जिस स्थान पर मिलते हैं उसको जीवमंडल कहते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है। ग्रीक भाषा में देखिए, लिथास शब्द का अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ होता है वाष्प और ह्यूडर का अर्थ होता है जल और बायोस का अर्थ होता है जीवन। तो ये कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं भूमंडल की, यानी कि जितने भी परिमंडल है उसमें सबसे पहला है हमारा भूमंडल। तो हम सबसे पहले भूमंडल की बात करेंगे। तो देखिए, पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसे भूमंडल कहा जाता है। और ये किससे मिलकर बना है? भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से मिलकर बना है। और इसमें क्या है, सभी जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब पृथ्वी की जो सतह है इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली है महाद्वीप, यानी कि स्थल वाला जो भूभाग है, यानी कि जहाँ पर ज़मीन है। ठीक है, आप इसे आसान भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं, उसे महाद्वीप कहेंगे। और जहाँ पर पानी है उसको महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमारी पृथ्वी की जितनी भी सतह है जो हमें दिखाई देती है वो दो भागों में बट गई। ठीक है, अब विश्व के जितने भी महासागर हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आगे इन्हें दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। लेकिन क्या सभी स्थलीय भूभाग भी एक दूसरे से जुड़े हैं? यहाँ पर प्रश्न बच्चों से पूछा गया है। तो देखिए, समुद्री जो तल जल है उसका तल सभी जगह समान होता है, इसलिए जो स्थल की ऊंचाई है उसको समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। यानी कि समुद्र तल को शून्य मानकर वहाँ से किसी भी स्थल की ऊंचाई का निर्धारण किया जाता है। क्योंकि जो समुद्र तल है वो सभी जगह, पूरी पृथ्वी पर सभी जगह एक समान है, इसलिए उसे शून्य मानकर वहाँ से किसी भी स्थान की ऊंचाई मापी जाती है। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये देखिए मानचित्र है पूरी पृथ्वी का, जिसमें सभी एशिया, यूरोप और सभी महासागरों को, सभी महाद्वीपों को दिखाया गया है। एशिया है, ये अफ्रीका है, यूरोप है, इधर आपका उत्तरी अमेरिका है, ये ये ऊपर उत्तरी अमेरिका है, नीचे दक्षिण अमेरिका है। और यहाँ महासागर भी दिए हुए हैं, जैसे दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सारे दिए हुए हैं। तो आप इनको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनते हैं जो कि आपको फैक्ट के रूप में याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से किसी भी तरीके से प्रश्न बन सकते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है?
तो वो हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट। अब इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से 8,848 मीटर ये ऊंचा है। और सबसे गहरे भाग की बात करें, यानी कि ये तो हो गया सबसे ऊंचा, लेकिन जो सबसे गहरा भाग है विश्व का वो है प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई कितनी है 11,022 मीटर। ठीक है, तो ये तो यहाँ से आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं, सबसे ऊंचा भाग और सबसे गहरा भाग। तो सबसे ऊंचा हो गया आपका माउंट एवरेस्ट और सबसे गहरा भाग हो गया आपका मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है। अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा, इन्होंने क्या किया था, 29 मई 1953 को सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी और नोर्गे शेरपा। अब अगर हम महिलाओं की बात करें तो जापान की जुंको ताबेई ने सबसे पहले एवरेस्ट पर कदम रखा था। कब? 1975 16 मई को। और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत की बछेंद्री पाल, जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा था। तो ये थे पहले व्यक्ति, भारत की पहली महिला, विश्व की पहली महिला, ये भी आपको पता होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाद्वीपों की कि कितने महाद्वीप हैं और कौन से हैं, उनके नाम क्या है, उनकी खास बात अब आगे हम जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने महाद्वीप हैं। तो 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये एक दूसरे से जल राशि से, यानी कि पानी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। 7 महाद्वीप के नाम एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये हैं 7 महाद्वीप। आपको इनके नाम तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आपको उंगलियों पे रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ है ज्योग्राफी की ये, और हर किसी को पता होनी चाहिए। आई होप आपको भी पता होंगी, लेकिन नहीं है तो एक बार इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये हैं 7 महाद्वीप। ठीक है, और स्थल का एक बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अब आपको पता तो होगा ही कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या है। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप की, जहाँ हम लोग रहते हैं। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है, और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यानी कि अगर हम पृथ्वी को 3 हिस्सों में बांट दें तो उसमें से एक हिस्से में अकेला एशिया महाद्वीप है, और ये पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, जो कि हमारे भारत से भी होकर गुजरती है। और एशिया के पश्चिम में है यूराल पर्वत, जो इसे यूरोप से अलग करता है। तो एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है? यूराल पर्वत करता है। और यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है, यानी कि यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया उसको नाम दे दिया गया है। ये तो हो गई एशिया महाद्वीप के बारे में बात। अब बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की। तो देखिए यूरोप जो महाद्वीप है ये एशिया से बहुत छोटा है, और ये एशिया के पश्चिम में है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, और 3 तरफ से ये जल से घिरा हुआ है। और इसकी स्थिति हमें मानचित्र से देखनी है, हम पहले देख चुके हैं, एक बार आप और अच्छे से देख लीजिएगा। आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ें तो आपके पास मैप तो ज़रूरी होना चाहिए, जिससे आपको जब आप मैप में चीज़ें देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि कौन सा देश कहाँ है, कौन सा महाद्वीप है, कौन सा महासागर है। ये सारी चीज़ें जब आप अपने आँखों के सामने देखते हैं कि इमेज बनती है, तो आपके लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। एक बार और आपके लिए हम मैप में देख लेते हैं इनको। ये देखिए आप मैप में देख सकते हैं, ये आपका एशिया है, इसके अलावा ये आपका यूरोप है, और ये यूराल पर्वत से अलग हो रहा है। जो आप लाल वाली लाइन देख सकते हैं, ये यूराल पर्वत है। और ये देखिए ये जो है कर्क रेखा है, जो कि उत्तर अमेरिका से निकलती है। इसके बाद यहाँ ये अफ्रीका से निकलती है, और उसके बाद एशिया महाद्वीप में भारत के बीचों बीच से होकर ये गुजरती है। वहीं अगर हम विषुवत वृत्त की बात करें या 0 डिग्री रेखा की बात करें, तो ये देखिए दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से होकर गुजरती है। और उसके बाद ये आपकी आ जाती है मकर रेखा, जो कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। तो आई होप आप यहाँ से आपको सारे महाद्वीप
और महासागरों को आप देख पा रहे होंगे मैप में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे महाद्वीप की, जो कि है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि सबसे बड़ा तो हो गया आपका एशिया और दूसरा हो गया आपका अफ्रीका। तो अफ्रीका से विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश मध्य भाग से इसके होकर गुजरता है और इसका एक बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि ये दोनों गोलार्ध में है। अफ्रीका जो है उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। अब ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं, यानी कि कर्क, विषुवत और मकर, तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में ही है। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 पॉइंट बनते हैं कि सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है और कहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद ये जो महाद्वीप है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप, ये चारों तरफ से समुद्रों से और महासागरों से घिरा हुआ है। इसके बाद देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है वो भी अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर से निकल कर आ रहे हैं, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, सब कुछ आपको लिखना है। अब आगे है दूसरा महाद्वीप उत्तर अमेरिका, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। आपको देखिए क्रम से भी सभी पता होने चाहिए कौन सा सबसे बड़ा है। तो एशिया हो गया, उसके बाद आपका अफ्रीका हो गया और तीसरे नंबर पर आता है आपका उत्तर अमेरिका। ये क्या है? दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। अब देखिए पनामा स्थल संधि क्या है? तो देखिए ये आपका हो गया उत्तर अमेरिका, ये है आपका दक्षिण अमेरिका। अब देखिए ये बीच में जो जुड़े हुए हैं पतले से स्थलीय भाग से, इसे ही स्थल संधि कहा जाता है। तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जो मिलाने वाली संधि है उसे पनामा स्थल संधि के नाम से जाना जाता है। कि यहाँ भी इसको बताया गया है कि स्थल संधि क्या है? स्थल का एक संकरा भाग, यानी कि बहुत ही पतला भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे कि आपको देख सकते हैं, ये है उत्तर अमेरिका और यह है नीचे आपका दक्षिण अमेरिका, और यहाँ ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसे ही स्थल संधि कहा जाता है। अब एक स्थल संधि हो गई, एक होती है आपकी जल संधि। तो जल संधि क्या है? पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़े जलराशि यानी कि समुद्रों और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो भारत और श्रीलंका भी जल संधि से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर पूछा है कि उस जल संधि का नाम क्या है। तो आपको ये आपके लिए काम है कि आप कमेंट में बताएंगे कि कौन सी है वो जल संधि जो कि श्रीलंका और भारत को आपस में जोड़ती है। अब आगे है कि ये महाद्वीप कौन सा महाद्वीप? उत्तर अमेरिका पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है और ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है और इनके नाम यहाँ पर पूछे गए हैं। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। तो देखिए जो दक्षिण अमेरिका है इसका अधिकांश जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में है और इसके पूर्व और पश्चिम में 2 महासागर हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज़, वो इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। तो अगर प्रश्न बने कि एंडीज़ पर्वत श्रृंखला कहाँ है तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी पूछा जाए तो भी आपका आंसर एंडीज़ होगा। अब देखिए जो दक्षिण अमेरिका है उसमें विश्व की सबसे बड़ी नदी, अब देखिए आपको डिफरेंस याद रखना है। सबसे लंबी नदी जो थी वो नील नदी थी जो कि अफ्रीका में थी, और सबसे बड़ी नदी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी नदी अमेज़न है जो कि कहाँ है आपकी? दक्षिण अमेरिका में। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ये, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। चारों तरफ से ये महासागरों और समुद्रों से घिरा है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यानी कि द्वीप क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। अगला जो हमारा महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका। तो देखिए अंटार्कटिका जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है और दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री वाला जो हमने बात की थी इसके मध्य में है। चूँकि ये दक्षिण ध्रुव
क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ये हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है और यहाँ कोई भी स्थायी मानव निवास नहीं करता है। लेकिन बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं और भारत के भी हैं, जिनका नाम है मैत्री और भारती। तो आपको ये 2 नाम पता होने चाहिए। अब ये तो थी भूमंडल की बात। अब हम बात करते हैं जलमंडल की। तो देखिए, जो हमारी पृथ्वी है इसे नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका 71% जो भाग है वो जल है और 29% भाग स्थल है। अब जो जलमंडल होता है इसमें जल के सभी रूप हैं, ठीक है। महासागर हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, हिम नदियां हैं, भूमिगत जल है, वायुमंडल की जलवाष्प भी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का जो 97% है वो महासागरों में पाया जाता है। वो इतना अधिक खारा होता है कि इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। अब देखिए, यहाँ पर दिखाया भी गया है कि महासागर, इसमें 97.5 महासागरों में है और 2.5% ही जल ऐसा होता है जो अलवण होता है, यानी कि पीने योग्य होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जल है वो उपयोग में नहीं आ सकता है और बाकी का जो जल है वो बर्फ़ की परतों और हिम नदियों और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। तो बहुत ही कम भाग जो है वो अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो कि मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। इसीलिए नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं। अब बात करते हैं महासागरों की। तो देखिए, जो महासागर हैं ये जलमंडल के मुख्य भाग हैं, एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। महासागरीय जो जल होता है वो हमेशा गतिशील रहता है। कैसे कि इसमें तरंगे आती रहती हैं, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, ये जल की 3 मुख्य गतियां हैं, यानी कि इसीलिए जल जो है गतिशील रहता है। अगर हम बड़े से छोटे के आधार पर इनको लगाएं तो 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा है आपका प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक, तीसरा है आपका हिंद महासागर, चौथा है दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। तो ये 5 महासागर हैं, 7 महाद्वीप थे, 5 महासागर हैं। इनके नाम और बड़े से छोटे के आकार में आपको याद होने चाहिए। अब सबसे पहले बात की गई है यहाँ पर प्रशांत महासागर की। तो देखिए, प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है और इसका सबसे जो गहरा भाग है वो है मेरियाना गर्त, ठीक है। ये पृथ्वी का भी सबसे गहरा भाग है, प्रशांत महासागर का भी है और इसका जो आकार है वो है वृत्ताकार। अब एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं और प्रशांत महासागर के चारों इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए, यहाँ पर बताया गया है। अब दूसरे महासागर की बात करें तो वो है अटलांटिक महासागर, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और अंग्रेज़ी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इनके आकार भी आपको पता होने चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। और पश्चिमी किनारे पर क्या है, उत्तर और दक्षिण अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर इसके यूरोप और अफ्रीका है। अब ये जो अटलांटिक महासागर है इसकी तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है, दंतुरित यानी कि कटी फटी है और अनियमित और दंतुरित जो तटरेखा है वो प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है, यानी कि जो बंदरगाह होते हैं उनके लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है। इसीलिए व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर माना जाता है। अब हम तीसरे महासागर की बात करते हैं, जो कि है हमारा हिंद महासागर और ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी कि हमारे भारत के नाम पर रखा गया है। अब इसका जो आकार है वो है त्रिभुजाकार। इसके उत्तर में है एशिया, पश्चिम में है अफ्रीका और पूर्व में है ऑस्ट्रेलिया। चौथा जो है वो है दक्षिणी महासागर। ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसको चारों ओर से घेरता है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। पांचवा जो है वो है आर्कटिक महासागर। ये उत्तर ध्रुववृत्त में स्थित है और इसके चारों ओर ये फैला हुआ है। प्रशांत महासागर से एक छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि कहा जाता है। तो बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करती है और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से ये घिरा हुआ है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे मंडल की, यानी कि वायुमंडल की। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, वायुमंडल जो है हमारी जो पृथ्वी है वो चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है
और वायु की जो पतली परत है इस ग्रह का यानी कि हमारी पृथ्वी का एक अटूट भाग है। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। अब देखिए, ये जो वायुमंडल है ये 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और इसे 5 परतों में बांटा गया है। किस आधार पर? घटक, तापमान और अन्य चीज़ों के आधार पर। यानी कि पृथ्वी की सतह से अगर हम इसे प्रारंभ करें तो सबसे नीची या सबसे पहली जो परत है वो है क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये 5 परतें हैं वायुमंडल की। और देखिए, इन यहाँ से तो प्रश्न बनना मतलब एकदम कह सकते हैं श्योर है कि वायुमंडल की परतों से प्रश्न ज़रूर ही बनता है सीटेट के एग्ज़ाम में। तो आपको इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, आपको अच्छे से सारी चीज़ों को याद कर लेना है। कौन सी परत है, किस परत की क्या विशेषता है, कौन सी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, यहाँ से प्रश्न आपके बनेगा ही बनेगा। अब देखिए, जो वायुमंडल है ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है, ठीक है, जो कि साफ़ और शुष्क हवा का 99% भाग है। यानी कि जो नाइट्रोजन है वो हमारी वायु में 78%, ऑक्सीजन 21% और दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन है ये 1% पाई जाती हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है वो सांस लेने के लिए काम आती है और जो नाइट्रोजन है वो प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हालांकि बहुत कम है, लेकिन ये क्या करती है, पृथ्वी के द्वारा जो ऊष्मा छोड़ी जाती है उसको अवशोषित करने का काम करती है, जिससे हमारी पृथ्वी गर्म रहती है यानी कि ठंडी नहीं रहती है। और ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती है। यानी कि समुद्री तल पर सबसे अधिक घनत्व होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तेजी के साथ घटता जाता है। इसीलिए जो पर्वतारोही होते हैं यानी कि जो पहाड़ों पर चढ़ने वाले होते हैं वो हवा के घनत्व में कमी के कारण सांस लेने में उन्हें कठिनाई होती है और उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। अब देखिए, यहाँ दिखाया गया है एक ही पिक्चर में, ये वायुमंडल है आपका, ये स्थल मंडल है और ये आपका नीचे जल मंडल है। अब आगे यहाँ लिखा हुआ है कि जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता है, क्योंकि जो वायुमंडल है वो पृथ्वी पर दबाव डालता है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। यानी कि कुछ क्षेत्रों में तो हमें अधिक दाब महसूस होता है लेकिन कुछ में कम होता है। वायु जो है सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है और गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपके याद करने की, आप इन्हें अच्छे से समझ कर याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जीवमंडल की कि जीवमंडल क्या होता है। तो देखिए, स्थल, जल और हवा, उनके बीच का एक सीमित भाग है क्या? जीवमंडल। ये वो भाग है जहाँ जीवन मौजूद है और जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से और जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। अब जीवमंडल के जो प्राणी हैं उन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, जंतु जगत और पादप जगत। और ये जो तीनों परिमंडल हैं यानी कि भूमंडल, स्थल, वायुमंडल और जलमंडल, ये आपस में क्या करते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित ज़रूर करते हैं। जैसे लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है, इससे क्या होता है, ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेज़ी से होने लगता है और प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से क्या होता है, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों और नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल जो है वो मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है और ये दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों और गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन इसकी मात्रा में वृद्धि होने से क्या होता है, पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि ये क्या करती है, जो पृथ्वी की ऊष्मा होती है उसे रोक लेती है। ठीक है, तो कुछ इसके नियमित मात्रा, एक संतुलित मात्रा होना तो अच्छा है, लेकिन क्या हो रहा है, पृथ्वी पर इसकी मात्रा बढ़ रही है, इससे पृथ्वी पर गर्मी भी बढ़ रही है। इसे क्या कहते हैं, भूमंडलीय ताप यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है।
इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इनके प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें पृथ्वी के जो संसाधन हैं उनके सीमित उपयोग की आवश्यकता है। यानी कि हम किसी भी चीज़ का अंधाधुंध दोहन ना करें, एक सीमित उपयोग करें सब चीज़ का, चाहे वो पानी हो, हवा हो या कोई और भी चीज़ हो, मिट्टी हो, सबका हमें सावधानी पूर्वक उपयोग करना है, जिससे हमें बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, ये था आज का चैप्टर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं। तो उसके बाद चैप्टर के बाद ये हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन, आप इन्हें बैठकर सॉल्व करिएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका चैप्टर पर समझ कैसी बनी है। ये आपके लिए खाली स्थान है, इन्हें भी भरने की कोशिश करिएगा। तो आज के चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।